नमस्ते बच्चों, आप लोगों का इस वीडियो में तीसरे भाग में, इस पाठ का तीसरे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण विचारक के बारे में बताया था। उन्हीं क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और अगला विचारक के बारे में हम जानकारी देंगे। वो विचारक कौन से हैं, अपना क्या विचार दिए हैं, इसके बारे में जानकारी होगी। विचारक का नाम है लियोपोल्ड वान राके। बराबर, लियोपोल्ड वान राके का देखिए फोटो है। इन्होंने अपने विचार को दिया है। लियोपोल्ड वान राके ने अपना क्या विचार दिया, एक बार ध्यान से सुनेंगे। 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति पर बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वान राके के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। बच्चों, 19वीं शताब्दी में बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वान राके का जो विचार था, उसका प्रभाव लोगों तक पहुंचने लगा, दिखाई देने लगा। उन्होंने क्या जानकारी दिया, क्या इतिहास में बताया, ये सारी बातें सामने आने लगी। इतिहास विषय के अनुसंधान पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए, दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन्होंने अपनी बातों में क्या बताया कि इतिहास की जो जानकारी होती है वह दस्तावेजों के माध्यम को इन्होंने विशेष महत्व दिया। और कभी कभी इतिहास की जानकारी क्या होती है, डाउटफुल रहती है, मतभेद रहती है। तो ऐसी बात इन्होंने उसको स्थान नहीं दिया, इतिहास लेखन में उसको विशेष स्थान नहीं दिया। इन्होंने क्या स्थान दिया कि जो दस्तावेजों के माध्यम से जो जानकारियाँ आती हैं उसके बारे में इन्होंने बताया, विशेष महत्व दिया। साथ में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के कागजों एवं दस्तावेजों का खोज करना जरूरी होता है। इतिहास को लिखने के लिए उन्होंने इस बात को बताया कि इतिहास की जानकारी को लिखने के लिए दस्तावेज का होना जरूरी होता है। दस्तावेज का होना किस लिए जरूरी होता है? उसमें सन, संवत, दिनांक, स्थान, समय सारे सही स्पष्ट हो जाया करते हैं। और जब ऐसे अंदाज में केवल बताया जाता है, जैसे एग्जाम्पल अगर कहीं के इतिहास के बारे में बताएं तो आप लोगों को इतिहास की कुछ जानकारी आती है कि मानो पहले तालाबों का पानी पिया करता था, या ऐसे सड़कें हुआ करती थी, या इस तरह के स्नानागार हुआ करते थे। ये सारी बातें होती थी, लेकिन वह काल्पनिक हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने दस्तावेजों का विशेष स्थान दिया, करना जरूरी बताया। इससे इन्होंने बताया कि ऐतिहासिक स्तर तक पहुँचना संभव होता है, यह विश्वास उन्हें व्यक्त किया। उन्होंने ऐसा विश्वास देकर लोगों तक बताया कि ऐसी जो है प्रक्रिया से इतिहास की जानकारी को विश्वास के साथ प्राप्त किया जा सकता है। साथ में उन्होंने बताया कि इतिहास के लेखन में काल्पनिकता का उपयोग किए जाने की इन्होंने कड़ी आलोचना किया। उसने विश्व के इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना पर बल दिया। इनके विविध लेखों का संकलन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड नामक ग्रंथ में प्राप्त हुई। बच्चों, इन्होंने कल्पना को विशेष स्थान नहीं दिया। इन्होंने निंदा किया, कड़ी आलोचना किया कि किसी को कल्पना करके कोई बात इतिहास में सम्मिलित करना अच्छी बात नहीं है। इन्होंने बताया कि दस्तावेजों के माध्यम से जो भी जानकारियाँ लिखित रूप से प्राप्त हुआ करती हैं, उससे हमको इतिहास की जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इनके द्वारा जो ग्रंथ है, जो इन्होंने ग्रंथ को लिखा, ग्रंथ में इन्होंने क्या, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? द थियरी एंड प्रैक्टिस
ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड ग्रंथ। बराबर। इनके ग्रंथ लियोपोल्ड वॉन राके के ग्रंथ का क्या नाम है बच्चों? द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड। हमारे ख्याल से आप लोगों को ग्रंथ के बारे में जानकारी हो गई होगी और ग्रंथ का नाम भी याद हो गया होगा। याद रखिएगा, अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों। तो यह जो महान विचारक थे, महत्वपूर्ण विचारक थे, लियोपोल्ड वॉन राके के बारे में आप लोगों ने सुना। एक बार फिर सुनिएगा, जो थोड़ा बहुत त्रुटियां होंगी उसको सुधार लीजिएगा बच्चों। फिर ध्यान दीजिए, 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति बर्लिन विश्वविद्यालय का नाम है। लियोपोल्ड वॉन राके के विचारों का प्रभाव वहाँ से दिखाई दिया। बर्लिन विश्वविद्यालय में लियोपोल्ड वॉन राके का जो विचार था, इसके माध्यम से इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रभाव दिखाई देने लगा। इतिहास विषय के अनुसंधान पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए? दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के कागजों एवं दस्तावेजों का खोज करना जरूरी है। बराबर। उन्होंने बताया कि इतिहास की जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए दस्तावेज क्या होता है बच्चों? कागज होता है जिस पे जो कुछ बातों को लिख के रखा जाता है, उसको हम दस्तावेज की संज्ञा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मानिए आप लोग जिस घर में रहते हैं, उस घर में कोई घर का पेपर कागज होगा, तो वह घर का जो कागज पेपर होता है वह क्या है? आपके घर का दस्तावेज है। तो इस तरह से लियोपोल्ड वॉन राके ने अपने इतिहास में जानकारी देते हुए उन्होंने सारी बातों को बताया कि दस्तावेजों का माध्यम होना चाहिए और काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए। कल्पना करके ऐसे कुछ भी इतिहास में सम्मिलित कर देना इन्होंने अच्छा नहीं बताया। साथ में इन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री ग्रंथ और अगला हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा, जिसमें सारी जानकारियों को दिया। तो बच्चों, इसी तरह से विचारकों में ऐसे एक महत्वपूर्ण विचारक हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, 1818-1883। तो बच्चों, अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों, कार्ल मार्क्स 1818-1883 ईस्वी, उनका एक फोटो है, आप लोग देखेंगे। कार्ल मार्क्स ने अपने क्या विचार लोगों तक पहुंचाया, लोगों को कौन सी जानकारी दिया। बराबर। ध्यान देंगे, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप इतिहास देखने का दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली प्रणाली अस्तित्व में आई। अभी इसके आगे इनके द्वारा आगे बढ़ाई गई प्रणाली को हम लोग जानेंगे, जो प्रणाली का नाम है एनर्स प्रणाली। लेकिन पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। उन्होंने देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों का परिणाम जो है इतिहास देखने के दृष्टि से महत्वपूर्ण बदलाव वाली प्रणाली सामने आई, जो कि इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता, वह जीवित मनुष्यों का होता है। बराबर। इन्होंने बच्चों को बताया कि अमूर्त जैसे इतिहास लोग कहते हैं मिट जाते हैं, मातृभूमि पर बनते हैं इतिहास। आज हम आज़ादी की लड़ाई को सुनते हैं इतिहास के माध्यम से, तो वह एक जीवित व्यक्तियों का, जीवित लोगों का इतिहास रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि अमूर्त मूर्त जो चीज बोलती नहीं, डोलती नहीं, कुछ करती नहीं, ऐसे लोगों का इन्होंने बताया उसका कोई इतिहास नहीं होता। इतिहास होता है तो किसका होता है? जीवित
मनुष्यों का होता है। बराबर। मनुष्य के बीच रिश्ते नाते उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले उपलब्ध संसाधनों के स्वरूप और स्वामित्व पर निर्भर करते हैं। मौलिक आज मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं हुआ करती हैं, जरूरत की चीज़ें, जैसे मौलिक आवश्यकता हमारी क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। बराबर। इसके लिए उन्होंने जोर दिया कि मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध जो भी हमारे संसाधन हैं, जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, उसके स्वरूप का स्वामित्व माने मालिक, स्वामी माने भी मालिक। बच्चों, स्वामी माने कहीं कहीं अपने पति को भी स्त्रियां स्वामी की संज्ञा से संबोधित करती हैं। तो उन्होंने बताया कि निर्भर करते हैं जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के संसाधन होते हैं, वह अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। बराबर। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि जैसे एग्जाम्पल के लिए जानिए या सही उन्होंने रूप दिया या बताया कि आर्थिक शोषण करना। मिल फैक्ट्रियों, उद्योग धंधों में आज अधिक समय तक लोग काम करवाया करते हैं। 8 घंटे 12 घंटे मजदूरी उनको कम दिया करते हैं, जिसके नाते मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। यहाँ आर्थिक शोषण भी होता है, मानसिक शोषण भी होता है, शारीरिक शोषण भी होता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने बताया कि लोगों का स्वामित्व मालिक होने के नाते आर्थिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं। इन्होंने ऐसी प्रक्रिया का इन्होंने क्या किया? विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? दास कैपिटल। बच्चों याद रखना, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ का नाम है? दास कैपिटल। कभी भी पूछने पे बोलिएगा। बराबर बच्चों। तो अभी आप लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में जाना, सुना। एक बार फिर देखिएगा ताकि आपको ध्यान में आ जाए, याद हो जाए। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को जो है देखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव लाया। साथ में उन्होंने वाली प्रणाली अस्तित्व में आई, जो कि इतिहास उन्होंने बताया अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता है, वह जीवित मनुष्यों का होता है। जैसा कि मैंने बताया, मनुष्य के बीच रिश्ते नाते उनकी मौलिक आवश्यकताओं के बारे में हमने बताया कि मानव की मौलिक आवश्यकताएं जो होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और तो तमाम आवश्यकताएं हो गई हैं। यंत्रों का आविष्कार होने से, विज्ञान बढ़ने से तमाम रोज आवश्यकताएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों में और कुछ बातों को बताया कि स्वामित्व वर्ग के जो लोग हुआ करते हैं, मालिक वर्ग के लोग, ये सभी लोग क्या किया करते हैं? आर्थिक शोषण किया करते हैं लोगों का, मानसिक शोषण किया करते हैं, शारीरिक शोषण किया करते हैं। इन्होंने ऐसी बातों का क्या किया? विरोध किया है। साथ में इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? दास कैपिटल। याद रखना, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? दास कैपिटल। बच्चों, अभी कार्ल मार्क्स को पढ़ाते समय, बताते समय हमने प्रणाली का भी जिक्र किया था। तो हम लोग क्या जानेंगे? एनर्स प्रणाली। बराबर। एनर्स प्रणाली में क्या है? 20वीं शताब्दी के शुरू में फ्रांस में एनर्स नाम से जाने जाने वाली इतिहास लेखन प्रणाली का उदय हुआ। इन्होंने बताया कि 20वीं शताब्दी में शुरू में फ्रांस में इतिहास लिखने के लिए, इतिहास का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? जैसे आज हमारे देश के सीएम हुआ करते हैं, पीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, परिवहन मंत्री, तमाम मंत्री हुआ करते हैं। ये क्या है? राजनीतिक है। उनकी गतिविधियाँ क्या हैं? तो कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी साधन सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, कौन से कार्यों को आगे
बढ़ा रहे हैं। ऐसा जो है इन्होंने ऐसी प्रक्रियाओं को शुरुआत किया, जानकारी दिया। इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक गतिविधियों, राजाओं, महान नेताओं, उनके आनुवंशिक रूप में राजनीतिक, कूटनीति और युद्धों पर केंद्रित न करते हुए जलवायु, स्थानीय जन, किसान, व्यापार, यातायात, संचार, संपर्क साधन, सामाजिक विभाजन का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाने लगा। बराबर। एनर्स प्रणाली का प्रारंभ करने और उसे विकसित करने का भी श्रेय फ्रांसीसी इतिहासकारों को दिया जाता है। बच्चों, इन्होंने बताया कि इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक गतिविधियों, राजाओं, नेताओं, आनुवंशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पिता मुख्यमंत्री तो बेटा मुख्यमंत्री, पिता प्रधानमंत्री तो बेटा प्रधानमंत्री, आनुवंशिक रूप से राजनीति, पॉलिटिक्स, नेता, कूटनीति, लड़ा देना, बता देना, कूटनीति, झगड़ा लगाना, बुराइयों को और अच्छा बढ़ा चढ़ा के बताना या बुराइयों को, अच्छाई को बुराई में बताना, साथ में युद्धों पर केंद्रित न करते हुए इन बातों को इन्होंने केंद्रित नहीं किया। उन्होंने बताया कि जलवायु, स्थानीय जन, जहाँ कभी कभी क्या होता है, कृषि हमारी जो होती है यह जलवायु पर निर्भर करती है। उद्योग धंधे हमारे क्या करते हैं, जलवायु पर निर्भर करते हैं। तो जलवायु, जो स्थान पे जो लोग रह रहे हैं वो सभी लोग, किसान क्या होता है, खेती करने वाला, कृषि काम करने वाला, जो आज लोगों को, शहरों में रहने वाले लोगों को आहार प्रदान कराता है, जिसको अन्नदाता की संज्ञा दी जाती है। साथ में व्यापार, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामानों को ले जाके बेचना, खरीदना, ये सब बातों को बताना। संपर्क के साधन, सामाजिक विभाजन का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाने लगा। एनर्स प्रणाली का प्रारंभ करने और उसे विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी इतिहासकारों में जाता है। बराबर। बच्चों, एनर्स प्रणाली का श्रेय माने किसने क्या किया, ये किसको जाता है, फ्रांसीसी इतिहासकारों को जाया करता है। जैसे कि अभी इसके पहले लियोपोल्ड वॉलराके या कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोगों ने जाना। तो एनर्स प्रणाली में बच्चों इतना ही है। इन्होंने क्या बताया एक बार फिर ऐसे ही सुनिए। एनर्स प्रणाली के अंतर्गत होने वाली जो भी जानकारियाँ हैं, इसमें इन्होंने बताया राजाओं, महाराजाओं या लोगों के माध्यम से, या आनुवंशिक नहीं होना चाहिए, या जलवायु, स्थानीय जन, किसान, व्यापार, यातायात, संपर्क साधन, सामाजिक विभाजन अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ये सब भी बातें की जानकारी इतिहास में होना चाहिए। इसका श्रेय लोगों को, फ्रांस के लोगों को दिया जाता है, जो कि अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बच्चों, आज के इस इतिहास में जो भी मैं पढ़ाया हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जो न समझ में आए उसको पूछिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।